दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। एक बार वापस से आपका स्वागत है मेरे चैनल में। ये जो हमारी सीरीज चल रही है विश्व के भूगोल की, तो इसमें एक नया वीडियो आपके लिए लेके आए हैं नदियों के बारे में। जो हमारे विश्व के भूगोल की जो नदी अपवाह तंत्र है उसके बारे में आज बातचीत करेंगे। अपवाह तंत्र की बात करें तो अपवाह तंत्र की क्या है, दीर्घ काल में जलधारा की उत्पत्ति और विकास को दिखाता है। क्या बहुत साल लंबे समय से कि पानी कहाँ से आ रहा है, कहाँ को जा रहा है, इस चीज़ को बताने का काम कौन करता है, हमारे अपवाह तंत्र करता है। जबकि अपवाह प्रतिरूप का तात्पर्य होता है जलधारा की स्थानिक व्यवस्था से, कि हमारे स्थानिक रूप से कहाँ कहाँ जो हमारा पानी कहाँ कहाँ से इकट्ठा हो रहा है, साथ में जो सहायक नदियाँ हैं वो कहाँ से पानी लेके आ रही है। ये सब चीज़ें हमारे अपवाह तंत्र के अंदर शामिल होती है। जो चट्टानों की भूगर्भिक संरचना, अनाच्छादनात्मक इतिहास और जलवायु दशाओं के बारे में के द्वारा निर्धारित होता है। जो किसके द्वारा निर्धारित होता है, जो चट्टानें होती है, चट्टानों की भूगर्भिक संरचना, अनाच्छादनात्मक जो इतिहास है इनसे और जलवायु दशाओं के द्वारा निर्धारित होता है। नदियों के को अपवाह तंत्र के अनुसार दो प्रमुख भागों में बांटा जा सकता है। किसके आधार पे, अपवाह तंत्र के अनुसार दो प्रमुख भागों में बांटा जा सकता है हमारे नदियों को। पहला आती है हमारी क्रमवती नदी, या फिर जो हमारा कॉन्सिक्वेंट जो ड्रेनेज सिस्टम है उसके बारे में बात करें तो इस तरह की नदियाँ किसी क्षेत्र विशेष के ढाल के अनुरूप प्रवाहित होती है। कोई हमारा क्षेत्र विशेष होता है उसके ढाल के अनुरूप प्रवाहित होती है तथा भौमिकीय संरचना के साथ समायोजित होती है। जैसे हमारे अनुवर्ती, परवर्ती, प्रत्यानुवर्ती, नवानुवर्ती, इस तरह की जो नदियाँ होती है इसके अंदर शामिल की जाती है। किसी क्षेत्र विशेष में सबसे पहले अनुवर्ती नदी का उद्भव होता है जो क्षेत्रीय धरातल के प्रारंभिक ढाल के अनुरूप बहती है। ये सारी नदियों के प्रकार हम आगे देखेंगे। मुख्य अनुवर्ती नदी से समकोण पर मिलने वाली नदी परवर्ती नदियाँ कहलाती है। क्या होती है, जो मुख्य अनुवर्ती नदी होती है, जैसे हमारी ये कोई मुख्य अनुवर्ती नदी है और इसके समकोण पर कौन सी, जैसे ये समकोण पे आके ये समकोण पे एक नदी मिल जाती है जिसे हम क्या कहते हैं, परवर्ती नदी कहते हैं, और इसके अंदर ही अपना पानी डाल देती है। प्रधान अनुवर्ती की बात करें तो प्रधान अनुवर्ती नदी की प्रवाह दिशा के विपरीत दिशा में बहने वाली नदी को प्रत्यानुवर्ती नदी कहते हैं। अर्थात कोई नदी यदि जैसे मान लो कि ये नदी, तो नदी का अपवाह तो इस तरफ होना चाहिए, किस तरफ होना चाहिए, इस तरफ होना चाहिए, लेकिन कोई नदी है तो नदी इस तरह बहती है तो इसे क्या कहेंगे, हमारी प्रत्यानुवर्ती नदी कहते हैं, ऑब्सिक्वेंट रिवर कहेंगे। कोई मुश्किल नहीं है, वैसे तो सिंपल आप देख सकते हैं। तो ऑब्सिक्वेंट रिवर तथा प्रवाह दिशा के अनुरूप बहने वाली नदी को नवानुवर्ती रिस्क्वेंट स्ट्रीम भी कहते हैं। ये दोनों प्रवर्ती नदियों से लगभग समकोण पे आके मिलती है और नवानुवर्ती नदी का विकास दूसरा जो अपरदन चक्र है उसके दौरान होता है। तो हमने पहली नदी देख ली, पहली नदी हमारी क्रमवती नदियाँ, उनके बारे में देख लिया। अब अक्रमवती नदियाँ, उनके बारे में देखें तो इनकॉन्सिक्वेंट जो ड्रेनेज सिस्टम उनके बारे में बात करें तो ये नदियाँ प्रादेशिक ढाल का अनुसरण नहीं करती हैं, जो ढाल है उसके अनुसार नहीं बहती है तथा भूमि की संरचना के प्रतिकूल दिशा में प्रवाहित होती है। किधर प्रवाहित होती है, जो भूमि की संरचना होती है उसके प्रतिकूल दिशा में प्रवाहित होती है। जैसे हमारे पूर्ववर्ती और अध्यारोपित नदियाँ होती है। बात करें इनकी तो इन दोनों में मुख्य अंतर ये होता है कि जहाँ पूर्ववर्ती नदियाँ अपने प्रवाह मार्ग के स्थानीय मार्ग को काटकर, जो हमारे जो पूर्ववर्ती नदियाँ होती है ये अपने प्रवाह मार्ग के जो स्थानीय उत्थान है इसको काट के अपने पूर्ववर्ती मार्ग का अनुसरण करती है। वहीं क्या होता है कि अध्यारोपित नदियाँ अपनी ये अध्यारोपित नदियाँ क्या करती है, जो ऊपरी संरचना है उसमें निर्मित जो घाटी है इसका आरोपण निचली संरचना में भी करती है, चाहे वो किसी भी प्रकार की संरचना में क्यों न हो, फिर भी इसका आरोपण कर देती है। तो हमारी अक्रमवती नदियाँ कहलाएगी। बात करें जो हमारे सतलज, गंगा, सिंधु, सतलज, गंगा, ब्रह्मपुत्र, ये आदि पूर्ववर्ती नदियों के, जबकि हमारे सोन, चंबल, स्वर्णरेखा, बनास ये हमारे अध्यारोपित नदियों के धरण माने जाते हैं। अब हम देख लेते हैं इनके प्रकार, जो अपवाह प्रतिरूप है उनके प्रकार देखें। पहली आती है हमारी कौन सी, जाली नुमा प्रतिरूप, जिसे ट्रेल्स पैटर्न कहते हैं। तो इसका विकास प्रधान अनुवर्ती नदी और इसके सहायक परवर्ती, नवानुवर्ती और प्रत्यानुवर्ती नदियों के प्रवाह जाल के द्वारा होता है। अपलेशियन पूर्वी सिंह भूमि के पुराने मोड़दार पर्वतों पर जालीनुमा नदियों के उदाहरण देखे जा सकते हैं। जैसे कि ये एक नदी प्रतिरूप है जिसे जाली नदी प्रतिरूप कहते हैं। तो इसमें नदी का प्रवाह क्या, इधर से इधर है। बाकी जैसे यहाँ से पानी इसमें आ गया, इधर से पानी इसमें आ गया, इधर से इधर पानी आ गया, लेकिन मेन पानी तो इधर से इधर ही जा रहा है। जैसे ये पानी मुख्य प्रवाह तो इधर से इधर है।
तुम्हारा जालीनुमा प्रतिरूप कहलाएगा। ये क्या कहलाएगा? जालीनुमा प्रतिरूप कहलाएगा। फिर आता हमारा आयताकार प्रतिरूप। कौन सा? आयताकार प्रतिरूप की बात करें अगला, तो रेक्टेंगुलर पैटर्न की बात करें तो आयताकार प्रतिरूप में भी सहायक नदी अपनी मुख्य नदी से समकोण पे आके मिलती है। क्या कहते हैं? मुख्य नदी से समकोण पे आके मिलती है, किंतु इसमें नदियों के मिलने के स्थान पर कोण चट्टान की संधियों के द्वारा निर्धारित किया जाता है। जैसे हमारा आयताकार नदियाँ ये है, जिसमें क्या है कि एक मुख्य नदी है जो आप देख सकते हो कि ये हमारी मुख्य नदी है, ये मुख्य नदी है, और वो बाकी सारी नदियाँ जैसे ये समकोण पे आके मिल रही है, ये समकोण पे आके मिल रही है, ये समकोण पे आके मिल रही है, तो आगे देख सकते हैं। और ये नदी ऐसे करके इधर जा रही है, तो ये हमारी कौन सी नदी कहलाती है? ये हमारी आयताकार प्रतिरूप कहलाती है। आगे हम बात करेंगे किसकी? वृक्षाकार पैटर्न की। जो हमारे वृक्षाकार पैटर्न है, ये डेंड्राइटिक पैटर्न है, इसकी बात करें तो इसका विकास मुख्य रूप से ग्रेनाइट शेल वाले जो चौड़े और सपाट विस्तृत भूभाग पर होता है। यह देखने पर वृक्ष के तने तथा शाखाओं के समान लगती है। छोटा नागपुर पठार पर जो नदियों का प्रतिरूप होता है, ये हमारे वृक्षाकार प्रतिरूप के रूप में ही होता है। जैसे कि चित्र में भी देख सकते हैं, नदी हमारी क्या, मेन नदी तो इधर से इधर बहने वाली होती है, बाकी जो सहायक नदियां हैं ये ऐसा ड्रेनेज बनाती है जैसे कोई वृक्ष बन रहा हो। फिर आते हैं अपकेंद्रीय या अरीय प्रतिरूप। कौन सी? अपकेंद्रीय अरीय प्रतिरूप, जिसे रेडियल पैटर्न भी कहते हैं। इस प्रतिरूप में नदियां किसी उच्च स्थान से निकल के चारों ओर प्रवाहित हो जाती है। जैसे हमारे नाग पहाड़ है तो नाग पहाड़ भी ऐसा ही है, यहाँ से नदियाँ क्या चारों तरफ इधर उधर चारों तरफ निकल जाती है। तो इसमें क्या होता है कि हमारी जो नदियाँ क्या है एक ऊंचे स्थान से निकलती है और चारों तरफ प्रवाहित हो जाती है। जैसे हमारे अमरकंटक, पारसनाथ की पहाड़ी, माउंट आबू से नदियों का प्रतिरूप ऐसा ही होता है, जो हमारा अपकेंद्रीय या अरीय प्रतिरूप होता है। सेंटर से बाहर की तरफ चली जाती नदियाँ। फिर आता है हमारा अभिकेंद्रीय। कौन सा? अभिकेंद्रीय केंद्रोन्मुख प्रतिरूप। जैसे हमारे अपकेंद्रीय अपवाह प्रतिरूप के ठीक विपरीत इस प्रतिरूप में नदियाँ चारों ओर से ऊंचे स्थान, चारों ओर के जितने भी ऊंचे स्थान से निकल के मध्य के जो नीचे की भूमि होती है, ये झील होती है, आंतरिक सागर, इनमें आके पहुंचती है। जैसे हमारे तिब्बत लद्दाख की नदियाँ एक जगह इकट्ठी होती है। राजस्थान में देखें तो सांबर झील को भी इसमें गिन सकते हैं, अभिकेंद्रीय प्रतिरूप के अंदर देख सकते हैं। जो सांबर झील है उसको भी इसे हम क्या कहेंगे? केंद्रोन्मुखी प्रतिरूप भी कहेंगे। फिर हम बात करें वलयाकार प्रतिरूप। किसकी बात करें? वलयाकार प्रतिरूप की बात करें, जिसे एन्युलर पैटर्न भी कहते हैं। तो इस प्रकार के अपवाह प्रतिरूप में नदियां प्रौढ़ और घर्षित गुंबदीय पर्वतों से निकल के उसकी परिक्रमा करती हुई प्रवाहित होती है। ठीक है, तो कोई नदियां क्या करती, जो घर्षित गुंबदीय पर्वत है उसके चारों तरफ घूमती रहती है, उसकी परिक्रमा करती हुई प्रतीत होती है। जैसे हमारे मुंगेर की जो मणिकारी पहाड़ी में क्यूल नदी है, ये जो मुंगेर की पहाड़ी है इसके चारों तरफ घूमती हुई फिर जाती है, तो इसे वलयाकार प्रतिरूप कहते हैं। सीधी बहने की वजह कैसे बह रही है कि ऐसे करके बह रही है, इसे वलयाकार प्रतिरूप भी कह सकते हैं। फिर आती है हमारे समानांतर प्रतिरूप। कौन सा समानांतर प्रतिरूप? ये पैरेलल पैटर्न की बात करें तो इसके अंतर्गत कई नदियां एक दूसरे के समानांतर बहती हुई प्रादेशिक ढाल का अनुसरण करती है, और इस तरह का प्रतिरूप तटीय मैदानों पर ज़्यादा होता है। भारत के पश्चिमी तटीय मैदान, गंगा के ऊपर के मैदान में इस अपवाह प्रतिरूप का अच्छा विकास हुआ है। किसका? समानांतर प्रतिरूप का। तो चित्र देखें इसका समानांतर प्रतिरूप, तो नदियाँ क्या एक के साथ दूसरी, दूसरी के साथ तीसरी, तो इस तरह साथ साथ बहती रहती है। हमारे जो हिमालय से इस तरह की नदियाँ काफ़ी सारी निकलती हैं। अब हम बात करेंगे दुनिया की प्रमुख प्रमुख नदियों के बारे में। तो पहली नदी की बात करें तो पहली नदी आती है हमारी कौन सी? नील नदी। ऐसे देखें तो कम से कम 2 से 3 हज़ार नदियाँ बहती है हमारे दुनिया के अंदर। हम इम्पोर्टेंट के बारे में बात करेंगे। पहली नील नदी है। नील नदी का उद्गम कहाँ से होता है? विक्टोरिया झील से। विक्टोरिया झील से निकलने वाली यह नदी विश्व की सबसे लंबी नदी है। दुनिया की सबसे लंबी नदी कौन सी है? हमारी नील नदी। और कहाँ से निकलती है? विक्टोरिया झील से निकलती है। असवान बांध और नासिर झील इसी नदी पे स्थित है। कौन से बांध है हमारे? असवान बांध और नासिर झील इसी नदी पर स्थित है। ये मैप देख लेते हैं। मैप में को बारे में हम थोड़ी देर बाद देखेंगे, पहले नदियों के बारे में देख लेते हैं। दूसरी नदी आती है हमारी कौन सी? अमेजन नदी। तो आयतन की दृष्टि से विश्व की सबसे बड़ी और लंबाई में विश्व की दूसरी सबसे लंबी नदी है।
आयतन की दृष्टि से देखें तो दुनिया की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? अमेजन नदी। और लंबाई में देखें तो दुनिया की दूसरी लंबी नदी कौन सी है? अमेजन नदी। फिर मिसिसिपी मिसौरी नदी, तो ये विश्व की सबसे बड़ा नदी तंत्र बनाने वाली नदी है। ये क्या करती है? विश्व का सबसे बड़ा नदी तंत्र बनाती है। और बात करें तो पक्षीपात डेल्टा है, ये बर्ड फूट डेल्टा बनाती है। कौन सी? मिसिसिपी मिसौरी नदी। फिर बात करें रियो ग्रांडे नदी, तो संयुक्त राज्य अमेरिका और मैक्सिको की सीमा बनाती है। कौन सी नदी? रियो ग्रांडे नदी क्या करती है? संयुक्त राज्य अमेरिका और मैक्सिको की सीमा बनाती है। सेंट लॉरेंस नदी, ये विश्व का सबसे व्यस्ततम जो आंतरिक जल परिवहन मार्ग बनाती है। और नियाग्रा जलप्रपात भी इसी नदी पे स्थित है। कौन सी नदी है ये? सेंट लॉरेंस नदी। बात करें कोलोराडो नदी की, कोलोराडो नदी की बात करें तो विश्व प्रसिद्ध ग्रेट कैनियन और हूवर बांध इसी नदी पर स्थित है। कौन सी नदी हमारी? कोलोराडो नदी है। और विश्व प्रसिद्ध ग्रेट कैनियन और हूवर बांध इसी नदी पर स्थित है। बात करें राइन की, राइन नदी की, तो यह क्या है? यूरोप का सबसे व्यस्ततम आंतरिक जल परिवहन मार्ग है। कौन सा? राइन नदी पर। इसे कोयला नदी या कोल रिवर भी कहा जाता है। यूरोप का व्यस्ततम बांध जो रोटरडम बांध है, तो बांध क्या, जो व्यस्ततम बंदरगाह पोर्ट है, ये भी हमारे रोटरडम पर ही स्थित है। फिर डेन्यूब नदी की बात करें तो जर्मनी के ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत से निकलने वाली यह नदी यूरोपीय देशों की राजधानियाँ जैसे बेलग्रेड, ये एक खास नदी है। कौन सी? जो हमारी डेन्यूब नदी है। डेन्यूब नदी क्यों खास है? क्योंकि इस नदी पे हमारे सबसे ज़्यादा देशों की राजधानियाँ स्थित है। और वो कौन कौन से? जैसे हमारा बेलग्रेड है। बेलग्रेड किसकी राजधानी? यूगोस्लाविया की। स्लोवानिया की राजधानी है ब्राटिस्लावा। रोमानिया की राजधानी बुखारेस्ट। हंगरी की राजधानी बुडापेस्ट। ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना। ये सब देशों की राजधानी क्या है? इस नदी पर स्थित है। नदी का नाम क्या है? डेन्यूब। परीक्षा में पूछा जाए ऐसी कौन सी नदी है जिस नदी पर सबसे देशों की राजधानियाँ है, वो कौन सी नदी हमारी? डेन्यूब नदी है। और वो कौन कौन से देश से? तो बेलग्रेड तो हमारी यूगोस्लाविया की राजधानी है। स्लोवानिया की राजधानी ब्राटिस्लावा है। रोमानिया की राजधानी बुखारेस्ट है। हंगरी की राजधानी बुडापेस्ट है। और वियना किसकी राजधानी? ऑस्ट्रिया की। और लास्ट में कहाँ जाके गिरती है डेन्यूब नदी? काला सागर में गिरती है। फिर आती है हमारी वोल्गा नदी। कौन सी नदी? वोल्गा नदी। तो वल्दाई पहाड़ी से निकलने वाली यह नदी कैस्पियन सागर में जाकर गिरती है। और यूरोप की सबसे लंबी नदी कौन सी हमारी? वोल्गा नदी है। यूरोप की सबसे लंबी नदी कौन सी है? वोल्गा नदी। फिर आती है हमारी नाइजर नदी। तो गिनी की पहाड़ी में गिरने वाली यह नदी तेल नदी के नाम से भी जानी जाती है। ऑयल रिवर के नाम से भी जानी जाती है। कौन सी? नाइजर नदी। और कहाँ से गिरती है? गिनी की पहाड़ी में, गिनी की खाड़ी में। फिर आती है हमारी जाम्बेजी नदी। तो विक्टोरिया जलप्रपात और करीबा बांध इसी नदी पे स्थित है। क्या? तो हमारे जाम्बेजी नदी क्या है? विक्टोरिया जलप्रपात और हमारे जो करीबा बांध है इसी नदी पे स्थित है। फिर आती है हमारे कांगो या जायरे नदी। तो यह नदी क्या? विश्व रेखा को दो बार काटती है। किस रेखा को? विश्व रेखा को दो बार काटते हुए पार करती है। स्टैनले और लिविंगस्टोन जलप्रपात इस नदी पे स्थित है। इस पे कांगो या जायरे नदी पे क्या है? हमारा स्टैनले और जो लिविंगस्टोन जलप्रपात है इसी पर स्थित है। कौन सा? कांगो या जायरे नदी पर। फिर आती है हमारी लिम्पोपो नदी। लिम्पोपो नदी क्या है? दक्षिणी अफ्रीका के हाई वेल्ड से निकलने वाली यह नदी मकर रेखा को दो बार काटती है। तो आप इसे याद रखेंगे, माँ का और ली। माँ काली से याद करो, जैसे माँ काली कलकत्ते वाली। तो माँ से क्या है? माही नदी जो कर्क रेखा को दो बार काटती है। का से आता है कांगोर नदी, ये क्या है? भूमध्य रेखा है, इसको दो बार काटती है। और ली से आती है लिम्पोपो नदी। तो ये हमारी जो तीसरी रेखा मकर रेखा, इसको दो बार काटती है। तो माँ काली कलकत्ते वाली है। तो कैसे याद कर सकते हैं? ये तीन नदियाँ हैं जो हमारी तीनों रेखाओं को दो बार काटती है। माँ काली में आ गया हमारी माही नदी। माही नदी की बात करें तो ये भारत की नदी है, कर्क रेखा को दो बार काटती है। अमूर नदी, यह नदी चीन और रूस की सीमा बनाती है। कौन सी? अमूर नदी। मैकोंग नदी, ये दक्षिणी पूर्व एशिया की सबसे लंबी नदी है। मर्रे डार्लिंग नदी, तो एक कोशिस्को पर्वत से निकलती है और ऑस्ट्रेलिया की सबसे बड़ी नदी है। कौन सी? मर्रे डार्लिंग नदी। तो इसको एक बार वापस देख ले, मैप के अंदर सारी नदी को देख लेते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं उत्तरी अमेरिका की नदियों के बारे में। कौन सी? उत्तरी अमेरिका की नदियों के बारे में देखें तो ये तो हमारी मैकेंजी नदी है। ये कौन सी नदी है? मैकेंजी नदी। ये सेंट लॉरेंस नदी है।
ये हमारे मिसौरी और मिसिसिपी, ये दोनों को एक साथ देखा जाता है और इसका अपवाद तंत्र सबसे बड़ा है। ध्यान रखना, दुनिया का सबसे बड़ा अपवाद तंत्र किस नदी का? हमारा मिसिसिपी मिसौरी नदी का। तो ये दोनों नदियाँ आपस में मिल जाती है और क्या बनाती है? पक्षीपात डेल्टा बनाती है। क्या बनाती है? पक्षीपात डेल्टा बनाती है, ये याद रखेंगे। ये रियो ग्रांडे नदी है और एक कोलोराडो नदी है। ठीक है, तो आप इसे याद रखें कौन कौन सी नदियाँ हैं। अब बात करेंगे दक्षिण अमेरिका की नदियों की। दक्षिण अमेरिका की नदियों के बारे में बात करें तो ये हमारे ओरिनाको नदी है, ये अमेजन नदी है, ये मैन नदी है, ये हमारे पराग्वे नदी है, पराना नदी है, जिंगू नदी है, कोलोराडो नदी है, साओ फ्रांसिस्को नदी है। तो हमारे बहुत सारी नदियाँ हैं। तो ये हमारे कहाँ की है? दक्षिण अमेरिका की नदियाँ हैं। फिर आती है हमारे अफ्रीका की नदियाँ। अफ्रीका की नदियों की बात करें तो कौन कौन सी नदी? ये हमारी नील नदी है जो विक्टोरिया झील से निकलती है। कहाँ से? विक्टोरिया झील से निकलती है हमारी कौन सी? नील नदी। ये हमारी जाम्बेजी नदी है, ये ऑरेंज है, ऑरेंज रिवर। ये कांगो रिवर है, कांगो नदी जो भूमध्य रेखा है इसको 2 बार काटती है। ये नाइजर नदी है, ये गिनी की खाड़ी है, इसके अंदर जाके गिरती है। ये हमारा सेनेगल नदी है। तो आपने ये हमारे अफ्रीका है, अफ्रीका की नदियों के बारे में देख लिया। इसके बाद आती है हमारी कौन सी? यूरोप की नदियाँ। यूरोप की नदियों में देखें तो ये डेन्यूब नदी है, ये नीसे नदी है, नीपर, डॉन, वोल्गा, ये नदियाँ हैं। ये हमारी ओब नदी है, ये इधर ऊपर की तरफ जाती है, ओब नदी। ये येनिसी नदी है, ये भी हमारी ऊपर की तरफ जाती है। फिर हमारी देखें तो एशिया की नदियाँ देखें, एशिया में ये लीना नदी है, ये हमारी अमूर नदी है, ये हांगो नदी, ये सरदरिया, ये अमू दरिया, ये 2 नदियाँ। ये यहाँ ये बीच का पॉइंट दिख रहा है आपको, ये बीच का पॉइंट दिख रहा है, इससे 2 नदियाँ निकलती है, एक तो अमू दरिया और सिर दरिया। फिर हमारी जो मेसोपोटामिया की सभ्यता थी, ये दजला और फरात, ये 2 नदियों के बीच में स्थित है। कौन सी? मेसोपोटामिया की सभ्यता थी, किस किसके बीच में थी? ये हमारी दजला और फरात नदियों के बीच में थी। भारत में जैसे नर्मदा, गंगा, ब्रह्मपुत्र, सिंधु, ये तो आपको सबको पता ही होगा। भारत की नदियों के बारे में तो आपको वैसे भी समझ होती होगी। तो हम आगे देखें जो दक्षिणी पूर्वी एशिया की, तो इसमें मैकोंग नदी, यांगटीसी-कियांग नदी। यांगटीसी-कियांग तो हमारी चीन की नदी है, काफ़ी बड़ी नदी है यांगटीसी-कियांग। नदियाँ हमारे जीवन के लिए बहुत इम्पोर्टेंट नदियाँ होती है। ये मर्रे डार्लिंग रिवर है। तो इस तरह हमने मैप के अंदर सभी नदियों के बारे में देखा और मैप को मैं छोटा कर देता हूँ ताकि आप एक साथ स्क्रीन को रोक के इस मैप को और भी ध्यान से देख सकते कौन सी नदी कहाँ कहाँ है, ताकि इससे आपकी अच्छी समझ विकसित हो। तो इस तरह आज के लेक्चर में हमने नदियों के बारे में बहुत कुछ जानने की कोशिश की। तो इस प्रकार के वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल से जुड़े। वीडियो पसंद आता तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और अभी वर्तमान में इतनी ही जानकारी आपके लिए काफ़ी है, क्योंकि जानकारियों का तो भंडार होता है, कितनी भी ले लीजिए, लेकिन कहीं तो आपको सीमित होना ही होगा। तो वीडियो पसंद आता तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।